हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। हम लोग चैप्टर नंबर 3 में हम मिल रहे हैं। इस चैप्टर में हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारा जो वाटर रिसोर्स है इसके बारे में जानेंगे। वाटर रिसोर्स जो है हमारे लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। डायरेक्ट क्वेश्चन तो बोर्ड में नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट जो क्वेश्चन होंगे इससे ज़रूर रहेंगे। इसमें डैम्स के बारे में चर्चा किया गया है, तो डैम्स को भी आपको देखना होगा, मैपिंग का काम करना होगा, है ना। आप मैप में जितना डैम्स जो मैं बताऊंगा उसको आप अच्छी तरह से देखिएगा, है ना। बात करते हैं हम लोग वाटर रिसोर्स के बारे में। तो वाटर रिसोर्स क्या होता है? ये जो वाटर रिसोर्स है, ऐसा माना गया है कि अगर हम लोग इस वाटर को अगर मिसयूज़ करना बंद नहीं करेंगे तो वो दिन दूर नहीं है कि हमारे अगल बगल जो होगा वाटर का स्कार्सिटी पूरी तरह से आपको देखने को मिलेगा। एक प्रेडिक्शन किया गया है एक डाटा के अनुसार 2025 में कि लगभग 2 बिलियन पीपल जो होंगे वो स्कार्सिटी ऑफ वाटर को क्या करेंगे, फेस कर रहे होंगे, है ना। यानी कि अभी से जो हमारा 5 साल के बाद सिचुएशन कुछ ऐसा रहेगा कि वहाँ पर 2 बिलियन लोग जो होंगे वो फेसिंग क्या करेंगे, वो क्या फेस कर रहे होंगे, वो स्कार्सिटी ऑफ वाटर को क्या कर रहे होंगे, फेस कर रहे होंगे, है ना। अब आगे चलते हैं हम लोग कि देखा जाए तो इंडिया जो होता है हमारा टोटल 4% जो होता है ग्लोबल प्रेसिपिटेशन को क्या करता है, ये कैरी करता है। यानी कि पूरे वर्ल्ड में जितना प्रेसिपिटेशन है उसका वो 4% क्या करता है, कॉन्टेन करता है। इसके साथ क्या होता है कि हमारा जो इंडिया का जो रैंकिंग है, किस चीज़ में इंडिया का रैंकिंग है हमारा 133, किस चीज़ में, हाँ, वाटर एक आदमी एक साल में कितना यूज़ करता है ना। तो यूज़ करता है, हमारे पास पानी कितना है, अवेलेबिलिटी कितना है पानी का, रिसोर्सेज का। और इसके अलावा कि हम लोग जो वाटर हम एक आदमी के लिए जो यूज़फुल होता है वो पर एनम यानी एक साल में वो कितना यूज़ करता है। तो हर एक आदमी का यहाँ पर सर्वे किया गया, तो बाकी कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग भी किया गया कंपेयर में। तो इंडिया का जो रैंकिंग है पूरे वर्ल्ड में कितना है, हमारा वर्ल्ड में उसका है 133, है ना। आते हैं हम लोग नेक्स्ट में, हमारा जो टोटल एरिया है, जो टोटल एरिया है हमारा वाटर रिसोर्स का, है ना, वो कितना है हमारा, वो है हमारा 1897 स्क्वायर किलोमीटर पर एनम, है ना, पर एनम। यानी एक साल में जो वाटर हमारा कंटेनिंग एरिया है वो कितना कंटेन करता है, एरिया को वो ऑक्यूपाई करता है 1897 स्क्वायर मीटर, है ना। तो देखिए इसको भी याद करने का एक बहुत अच्छा ट्रिक है ना। जैसे मैंने क्या बताया था, फॉरेस्ट एरिया को याद करने का मैंने एक ट्रिक बताया हुआ था कि 7 है, 8 है, उसके बाद 9 है, 9 में से 7 को किया हटाया तो यहाँ 2 हो गया। तो ये मिलियन हेक्टेयर हमारा होता था क्या, फॉरेस्ट का एरिया। तो यहाँ पर भी हम लोगों को अच्छा आपको देखने को मिलेगा एक ट्रिक क्या है कि हम यहाँ पर क्या है 1 है, इसके बाद 8 होगा, 8 के बाद 9 होगा, है ना। तो 8 9 है, तो अब क्या हुआ कि इसके बाद हमारा कौन सा वर्ड एक हमारा हो रहा है, 8 किसके बाद आता है, तो 7 के बाद। यानी आप देखिए लगातार 7 8 और 9, है ना। और देखिए इन तीनों का जो डिफरेंसेस है 8 और 9, इसके बाद 8 और 7, इन दोनों का जो डिफरेंसेस है वो कितना आ रहा है आपका 1। तो ये मैजिक नंबर होते हैं, इसको बोलते हैं ट्रिक बोलते हैं ना। इनको मैजिक नंबर का ट्रिक बोला जाता है। चीज़ों को याद करने का एक क्या होता है, एक निमोनिक्स होता है, एक कोड होता है ना। तो इस तरह से आपको डाटा को क्या होगा, याद करने में काफ़ी आसानी होगा, है ना। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्या है कि जैसे हम लोग मटका का यूज़ करते हैं वाटर को प्रिजर्व करने में। तो मटका का यूज़ जो होता है जनरली ये राजस्थान जैसे इलाके में होता है ना। तो मटका जो होता है इसका क्या रीज़न है यूज़ करने का, ये इसका काम क्या है भाई। तो यहाँ पर इस कलेक्शन किया जाता है पानी का। यहाँ पर मटका एक ऐसा साधन होता है जो जो औरतें होती हैं इस एरिया में, वो क्या करती हैं, बहुत दूर से पानी को एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और वहाँ पर लेके आते हैं, है ना। इसके बाद आपको पता है कि राजस्थान एक ऐसा मरुस्थल ज़मीन है जहाँ पर आपको पता है कि डेज जो होता है वो हॉटर होता है और नाइट्स जो होता है वो क्या होता है, कोल्डर होता है, क्योंकि ये तो मरुस्थल का नियम है, नेचर है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो मटका होता है यहाँ पर दिन में पानियों को वो भर के रख दिया जाता है और रात में वो क्या हो जाते हैं, बहुत ठंड हो जाता है। तो इससे वहाँ पर पानी की समस्या को सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी मिलता है ना। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो वाटर रिसोर्सेज है इसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है। तो क्या कारण है भाई कि इतना ज़्यादा यूज हो रहा है, तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, पॉपुलेशन दिनों दिन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो पॉपुलेशन के बढ़ने से लोग क्या कर रहे हैं, अपने बेसिक नीड को फुलफ़िल करना चाह रहे हैं। बेसिक नीड को फुलफ़िल करने के चक्कर में वो क्या करते हैं, अपने
घर का यूज़, जो घर के चीज़ों का यूज होता है उसमें वो पानी का यूज खपत जो होता है, कंजप्शन बहुत ज़्यादा करना चाहते हैं। इतना ही नहीं हो रहा है, साथ में इंडस्ट्री का भी ग्रो हो रहा है। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इनको जीने के लिए पैसा चाहिए, और पैसे के लिए ये लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन पर भी डिपेंड करते हैं, है ना। सब तरह के लेबर होते हैं, है ना, स्किल्ड भी होते हैं, अनस्किल्ड भी होते हैं। तो ये लोग क्या होते हैं, इंडस्ट्री पर डिपेंड करते हैं। इंडस्ट्री से जो पैसा आता है तो उससे लोगों के पास पैसा आता है, तो पैसा आता है तो क्या होता है, इसके बाद क्या होता है कि लोगों की ज़रूरत की सामानें क्या होती हैं, वो लोग क्या सोचते हैं कि खरीदेंगे। अब ज़रूरत की सामानें को खरीदने के लिए अब छोटा सा इलाका जो होता है विलेज एरिया, वो कन्वर्ट हो जाता है किस में, हमारे अर्बन एरिया में, है ना। तो ये सब जो चीज़ें हैं, यानी विलेज जो होते हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं किस में, हमारा अर्बन एरियाज़ में। तो ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन हो रहा है ना। तो पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इसलिए इंडस्ट्री के पास जाएगा काम करने के लिए। इंडस्ट्री के पास काम करने के लिए जाएगा तो क्या होगा, इंडस्ट्री उसको काम देगा तो उसके लिए उसको क्या करेगा, पैसा देगा। जब पॉपुलेशन के पास पैसा आ जाएगा तो वो क्या करेगा, बेसिक नीड के लिए जाएगा दुकान में, दुकान में से सामान खरीदेगा, सारा मार्केट वहाँ पर क्या होने लगेगा, वहाँ धीरे धीरे मार्केट एरियाज बनने लगेंगे। यानी एक विलेज कन्वर्ट किस में हो गया, अर्बन एरिया में। तो ये सब जो है ये भी एक कारण है कि पानी का यूज़ जो हो रहा है काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, यूज भी ज़्यादा हो रहा है और यहाँ पर मिसयूज भी ज़्यादा हो रहा है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये पानी को लेकर काफ़ी ज़्यादा समस्या वाली चीज़ें को ये क्या कर रहा है, यहाँ पर ये ओरिजिनेट कर रहा है ना। इसके बाद एक और प्रॉब्लम है, ड्राई सीज़न। इतना ज़्यादा सूखा हो जाता है गर्मी के दिनों में, फसल इतनी सूखी हो जाती है कि आप अगर नॉर्मल पानी दीजिएगा तो वहाँ पर सिंचाई नहीं होगा, आपको उसको बहुत ज़्यादा पानी देना पड़ेगा, है ना। तो जहाँ पर मान लेता हूँ वहाँ पर अगर एक रिक्वायरमेंट है आपका, जैसे कि वहाँ पर 10 गैलन रिक्वायरमेंट है एक खेत में, लेकिन ड्राई सीजन होने की वजह से वो 10 गैलन में अब काम नहीं हो रहा है, वो क्या हो रहा है 50 गैलन पानी आप दीजिएगा तो थोड़ा बहुत वहाँ पर असर दिखेगा, क्योंकि मिट्टी जो है गर्म के कारण क्या हो गई, बहुत सूख गई है। उसको नॉर्मल स्टेज में आने के लिए आपको बहुत सारा पानी उसको क्या करना पड़ेगा, पानी को उसको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। तो इससे क्या हो रहा है, पानी बर्बाद भी हो रहा है ना। तो ये भी एक बहुत बड़ा मिसयूज़ होने का कारण है ना। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट, इंडिया में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से जो हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड होता है वो कितना परसेंटेज है, वो 22% है ना। अलग अलग सेक्टर से हम लोगों को बिजली का जो प्रोडक्शन होता है वो मिलता है। कुछ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से, हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से मिलता है, कुछ न्यूक्लियर से भी मिलता है, इसके बाद कुछ सोलर से भी मिलता है, कुछ विंड से भी मिलता है। अदर अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी से हमको क्या मिलता है, को कन्वर्सन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मिलता है। तो इसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक का कितना परसेंटेज है, तो ये हमारा 22% है ना। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, तो आपको नेक्स्ट क्या देखना है, डैम्स क्या होता है। तो डैम्स जो होता है फ्लोइंग वाटर जो होता है, बहुत वहाँ से नदियों से पानी आता है, तो बहुत तेज़ वाटर वो रनिंग फ्लो में होता है, तो उसको रोकने के लिए वहाँ एक बैरियर क्रिएट किया जाता है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, डैम्स बोलते हैं, है ना। जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा बोला है कि ये जो डैम्स हैं ये टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया है। मतलब आपको पता है कि मंदिरों में भगवान मिलते हैं, भगवान के पास जाइएगा तो सारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। तो डैम्स भी एक मंदिर है ना। डैम्स भी क्या है, एक मंदिर है, जहाँ पर भगवान नहीं, भगवान के ही आपके सिनोनिमस वहाँ कौन है, वहाँ पर फॉर्म ऑफ रिसोर्स वाटर है, जो हर चीज़ की समस्या को क्या करता है, पूरा करता है। इसलिए उन्होंने क्या कहा है, टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। आने वाले समय का इसे एक मंदिर माना है, किसको, डैम्स को, है ना। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो देखिए ये सारा हमारा मल्टी पर्पस प्रोजेक्ट्स है। यहाँ ये जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड में अगर कुछ भी पूछा जाएगा तो क्वेश्चन आपका यहाँ से ही रहेगा, है ना। इस चैप्टर में जो है बोर्ड का जो क्वेश्चन बनेगा यहाँ से बनेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बोर्ड में आएगा मैपिंग का काम। क्या आएगा, मैपिंग करने का काम। ये जो मैप वर्क होगा आपको यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। मैप वर्क कहाँ से आएगा, तो इतना आपको इस चैप्टर में मैपिंग का काम करना है, तो इससे ऑब्जेक्टिव का भी काम हो जाएगा और मैप का भी काम हो जाएगा। इसको आपको याद करना पड़ेगा, है ना। मैंने लिस्ट को एक जगह कर दिया। सलाल डैम कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। भाखरा नंगल डैम कहाँ है, भाखरा नंगल जो डैम है ये सतलुज रिवर के पास वहाँ पर है, और ये हिमाचल प्रदेश का रीजन है, और कुछ रीजन जो है ये पंजाब को भी टच करता है ना। इसके बाद क्या है, हमारा टेहरी डैम, है ना। जैसे हमने बीज बचाओ आंदोलन हमने पढ़ा था, तो टेहरी डैम कहाँ पर है, ये उत्तराखंड में है। राणा प्रताप सागर डैम, राणा प्रताप, महाराजा प्रताप कहाँ पर थे, महाराजा प्रताप कहाँ के रहने वाले। सिंपल सी चीज़ है, जब प्रतापी राजाओं
का जब दिमाग में बात आता है तो राजस्थान का जो भूमि होता है दिमाग में ये आता है। तो इससे हम लोग क्या बोलते हैं, राजस्थान वाले इलाके में रावत भाटा, वहाँ एक जगह है। रावत भाटा किस चीज़ के लिए फेमस है? ये फेमस है सोलर प्लांट के लिए, है ना। ये फेमस है सोलर प्लांट के लिए, इसको याद रखिएगा, है ना। तो ये चीज़ को ध्यान में रख। इसके बाद हम लोग चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा क्या है, सरदार सरोवर डैम। क्या है हमारा? सरदार सरोवर डैम। सरदार सरोवर डैम जैसा सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले होम मिनिस्टर और आयरन मैन के नाम से जाने जाते थे, है ना। तो ये गुजरात वाला एरिया है, वहाँ पर ये डैम है। और कहाँ पर, कौन से नदी के पास? ये नर्मदा नदी के पास है। इस पर एक एनजीओ भी आया। उस एनजीओ का नाम क्या था? उस एनजीओ का ये नाम था, उस एनजीओ का नाम मैंने पहले भी बताया है। वो जो एनजीओ है वो क्या है? वो है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। और नॉन, जिसमें गवर्नमेंट की कोई भी रोल, उसमें कुछ कोई भी रोल नहीं होता। और वो जो होता है वो क्या करते हैं, उनका मेन मकसद होता है कि नर्मदा नदी के अगल बगल की चीज़ों को क्या करना, वो प्रिवेंट करना है। आगे देखेंगे इसको। इसके बाद हम लोग आते हैं हीराकुंड डैम, है ना। हीराकुंड डैम जो है ये उड़ीसा में है। इस किसके बगल में? महानदी रिवर के बगल में, है ना। इसके बाद क्या है हमारा जो है नागार्जुना डैम, सागर डैम, ये कहाँ पर है? ये है आंध्र प्रदेश वाला में। ये कंफ्यूज मत कीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश मत इसको समझ लीजिएगा। ये क्या है हमारा? ये है हमारा आंध्र प्रदेश। कहाँ पर? कौन सा नदी? कृष्णा, है ना। ये कृष्णा रिवर के पास है ना। और एक लास्ट हमारा क्या बचता है? तुंगा भद्रा डैम। इसको हम लोग बोलते हैं पंपा सागर। इसको पंपा सागर डैम भी बोला जाता है, याद करिएगा, है ना। बोर्ड में कभी कभी ऐसा कर सकता है, इस नाम से नहीं इस नाम से दे देगा, है ना। तो याद रखिएगा। ये कहाँ पर है? ये कर्नाटक में है। तो यहाँ पर तुंगा भद्रा रिवर है, उसके नाम पर ये हमारा तुंगा भद्रा डैम है। तो ये तुंगाभद्रा रिवर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। रिवर जो है कृष्णा नदी, तो कृष्णा नदी का ये ट्रिब्यूटरी चैनल है, कौन सा? तुंगाभद्रा, है ना। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसके बाद हम लोग ऊपर में यहाँ पर बात कर रहे थे सरदार सरोवर डैम का। ये चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, है ना। तो ये चीज़ आपको यहाँ देखने को मिलेगा, क्या है? देखिए, एक एक प्रोग्राम है, एक एनजीओ है, नर्मदा बचाओ आंदोलन, जिसका दूसरा नाम सेव नर्मदा रिवर भी है ना। यानी क्या है कि इसमें नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं, ये एनजीओ क्या होता है, मतलब इसमें गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। इसमें आपस में लोग आपस में मिलजुल कर क्या करते हैं, मेंटेनेंस का काम, कंजर्वेशन का काम करते हैं, इन्वायरमेंट को बचाने का काम करते हैं। इनका कुछ अपना टारगेट होता है। जैसे बहुत सारे एनजीओ का काम होता है बच्चों के लिए एजुकेशन देना, बहुत सारा होता है जो अनाथ बच्चों के लिए आश्रम वगैरह, जो अनाथ आश्रम होता है इनके लिए करना, बहुत होता है शेल्टर हाउस बूढ़े लोगों के लिए होता है। तो हर लोगों का एक अपना अपना जो गोल होता है, अपना जो फोकस एरिया होता है वो अलग अलग होता है। तो ठीक बाकी एनजीओ की तरह भी इसका एक अपना गोल था, क्या कि जो नर्मदा नदी है इसके अगल बगल के जो ट्राइबल लोग हैं, फार्मर्स हैं, इन्वायरमेंट को सेव करेंगे। इसके बाद उस रिवर के अगल बगल का जितना भी इन्वायरमेंट है उसको क्या करके रखेंगे, सेव करके रखेंगे, ताकि वहाँ पर अच्छा सा मेंटेनेंस हो पाए। किस चीज़ का? रिवर का, बर्बाद ना हो पानी। इसका नेचर भी जो है ना, नेचर का भी एक कारण होता है रिवर को पॉल्यूट करने का। तो नेचर को भी क्या करना है, क्लीन करना है। तो इन सब चीज़ों को क्या करना था, नर्मदा बचाओ आंदोलन में शामिल किया गया। अब आगे आते हैं तो हमारा एक टर्म है हमारा एक टर्म है क्या, हमारा एक टर्म है इंटर स्टेट डिस्प्यूट और इंट्रा स्टेट डिस्प्यूट, है ना। इसको समझना है ऐसे, इसको समझना है कि ये हमारा है बिहार का रीजन, है ना, और ये है हमारा यूपी का रीजन। तो अब हम लोगों को इस तरह से समझना है यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पे एक चीज़ क्लियर है कि जैसे कि इंटर डिस्प्यूट्स कहने का मतलब है कि, और इंट्रा का मतलब है कि सपोज मान लेता हूँ कि इसको देख लिए फिर से कि ये बिहार है ना, और ये क्या है हमारा, यूपी है ना। तो कोई बहुत दूर से नदी जो है वो यूपी में इंटर करता है। तो इस यूपी में जब इंटर करता है तो ये नदी क्या होता है, ये नदी फिर क्या होता है, ये बिहार में इंटर करता है। तो देखिए क्या होता है, यूपी में जितना दूर ये जो है पानी, नदी का पानी है, तो पूरा पानी पर हक तो यूपी का है। यूपी के अंदर जितना उस रीजन में पानी है तो सब पर हक यूपी का है। और फिर ये जब बिहार में एंट्री करेगा तो बिहार के रीजन में जो पानी आपका होगा इस रिवर का, जहाँ जहाँ इस पर हक जो होगा पूरा बिहार का होगा। लेकिन इस एरिया पर हक किसका होगा, इस एरिया पे सच बात है ना तो बिहार का होगा ना यूपी का होगा, क्योंकि ये बॉर्डर वाला एरिया है। तो यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, बिहार
बिहार बोलता है कि यहाँ से जो रिवर होता है उसका यूज़ करने के बाद कभी कभी बिहार बोलता है ये हम यूज़ करेंगे, कभी यूपी बोलता है कि हम यूज करेंगे। तो इस सब के कारण क्या होता है, इस सब के कारण वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर एक तरह का क्या हो जाता है, डिस्प्यूट हो जाता है, यानी एक तरह का विवाद हो जाता है ना। इनके रीजन में पानी का यूज करेंगे तो दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बॉर्डर वाले इलाका में जो करेंगे तो वहाँ पर प्रॉब्लम है ना। सो इस चीज़ को हम लोग इंटर डिस्प्यूट स्टेट डिस्प्यूट कहते हैं। लेकिन जब है हमारा इंट्रा स्टेट डिस्प्यूट, तो इंट्रा में क्या होता है कि इंट्रा में ये होता है कि हम लोगों ने जैसे कि जो सिचुएशन हम लोगों ने क्या किया, दो स्टेट में पढ़ा, तो अब बात करते हैं ये बिहार है, तो अब यूपी को हटाते हैं, अब बिहार में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट होंगे, है ना। अब हर डिस्ट्रिक्ट में जैसे वो रिवर जब आया यूपी से होते हुए, तब ये तो बिहार में एंट्री करेगा, तो ये पूरा एरिया के अंदर जो हमारा पानी जाएगा इस पर हक किसका होगा, बिहार का होगा, किसी दूसरे स्टेट का नहीं होगा। अब देखिए ये डिस्ट्रिक्ट, ये पटना है, ये क्या है, पटना है ना। इसके बाद ये कोई और डिस्ट्रिक्ट है, ये बोलेगा कि इस वाले रीजन का पानी इसका है, ये बोलेगा कि ये वाला रीजन क्या है, मेरा है। तो यहाँ भी तो वही वाला बात हो गया, बॉर्डर वाला हो गया, तो ना तेरा है ना मेरा है ना। तो जब किसी स्टेट के अंदर में अगर ये प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, उसको इंट्रा लेवल हम लोग बोल रहे हैं या इंट्रा स्टेट डिस्प्यूट बोल रहे हैं ना। तो अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड क्या क्या होता है ना। पानी जो होता है रेन वाटर, है ना, इसको हम लोग कैसे इसका यूज करेंगे कि हमारा ये रेन वाटर जो हो ये मिसयूज नहीं हो। तो देखिए राजस्थान में सबसे पहले खादीन्स होता है। खादीन्स क्या होता है, कोई भी फार्म्स है वहाँ पर क्या होता है, कोई भी फार्म्स में है तो ये फार्म्स के पास बनाया जाता है, इस तरह का कंटेन होता है, एक तरह का स्टोरिंग आपका बोल सकते हैं टनल होता है। ये जो होता है खादिन्स, ये राजस्थान में स्पेशली कहाँ पर है, जैसलमेर के इलाका में ये होता है। तो यहाँ पर रेन वाटर जब आता है तो ये क्या होता है, इसमें पानी जो होता है वो क्या होता है, एक्यूमुलेट होता है ना, इसको क्या बोलते हैं, खादिन्स बोलते हैं, है ना। इसके बाद हमारा अगला है रूफ वाटर, हमारा रूफ वाटर, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, जिसको टैंक्स भी बोला जाता है। ये जनरली कहाँ होता है, ये होता है हमारा शिलोंग और मेघालय वाले एरिया में, है ना। शिलोंग और मेघालय के एरिया में पानी का वेस्टेज भी बहुत है, लेकिन लोग वहाँ पर भी कुछ एरिया ऐसा है जहाँ पर लोग रेन वाटर से क्या करते हैं, वाटर को सेव करते हैं। तो वहाँ पर कौन सा एरिया, शिलोंग, मेघालय, चेरापूंजी आपको पता होगा, है ना, जहाँ पर सबसे ज़्यादा एवरेज रेनफॉल होता है ना। तो यहाँ पर रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का यूज किया जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, गेंडाथूर एक ऐसा जगह है हमारे कर्नाटक में, है ना, ये मैसूर हमारा थोड़ा रिमोट एरिया में जगह है, जहाँ ऐसा माना जाता है कि सारे घर क्या करते हैं, इस वाटर प्रोसेस को कंजर्व करके लगभग साल में 50 लीटर जो होता है वो वाटर को कंजर्व करते हैं, और वो रेन वाटर से वो लोग क्या करते हैं, उस पूरे एरिया का 50,000 लीटर जो होता है रेन वाटर से कलेक्ट किया होता है, और ये जो होते हैं कामों में यूज किए जाते हैं। कहाँ पर, गेंडाथूर में, है ना, ये कहाँ पर है, कर्नाटक में है ना। बेलारी जगह है और मैसूर का जो रीजन है इसके पास हमारा गेंडाथूर एक रिमोट एरिया है, वहाँ पर ऐसा किया जाता है। इसके बाद एक जोहाद है, जोहाद जो होता है राजस्थान में बोला जाता है। इसका जोहाद का दूसरा नाम क्या है, पोखर, पोखर आपने नाम सुना होगा, है ना। तो ये सब वर्ड है जो राजस्थान में टेक्निकली यहाँ पर यूज किए जाते हैं, किस चीज़ के लिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट को स्टोर करने के लिए। इसके बाद यहाँ पर एक और भी चीज़ है, बम्बू ड्रिपिंग इरिगेशन मेथड। क्या होता है इसको थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं, ये होता क्या है, ये जो होता है हमारा होता क्या है, इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। इसके बाद क्या है, इसके बाद है हमारा बम्बू ड्रिपिंग इरिगेशन मेथड। देखिए क्या होता है, मान लेता हूँ कि ये एरिया है हमारा, यहाँ पर इरिगेशन हो रहा है ना, ये एरिया है हमारा, इरिगेशन हो रहा है ना। अब क्या होता है, इस एरिया में इरिगेशन हो रहा है, और दूसरा चीज़ क्या है कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर पानी है ना। तो अब एक बात बताइए, यहाँ पर पानी है और यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा, एक तरफ हमारा वहाँ पर एक इरिगेशन करने के लिए लैंड है ना। अब आपको पता है कि यहाँ पर जब इरिगेशन हो रहा है तो हमको पानी चाहिए, तो यहाँ से यहाँ तक पानी पहुँचाना बहुत टफ है ना। आप कितना पानी पहुँचाइएगा, इतना आसान नहीं है आपके लिए कि इतना बड़ा सा खेत आप पानी को लाइए, वहाँ पर लोड ले जाइए, उसको आप इरिगेशन दीजिए, है ना। तो आप क्या कीजिएगा कि वहाँ पर ऐसे एरिया में क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो पानी आप देख रहे हैं, ये जो एरिया है रिवर वाला एरिया है, यहाँ ये लोग बम्बू का यूज़ करते हैं ना, बांस का यूज़ करते हैं। इस बांस को ये इस तरह से यहाँ पर होलो सरफेस बनाते हैं
पानी इसमें आता है और फिर यहाँ पर ये क्या करता है, यहाँ से ये पानी क्या होता है निकलता है और इस खेत में ये जाता है ना। तो इस बम्बू का ये लोग यूज़ करते हैं, है ना, पानी को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र करने के लिए। सपोज़ एक चीज़ और कि मान लेता हूँ क्या कि ये हमारा जो एरिया है यहाँ पर हमारा रिवर है ना। अब ये जो एरिया है यहाँ पर हमको इरिगेशन करना है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग इस रास्ते से नहीं आ सकते हैं, तो क्या होता है वहाँ पर बम्बू को इस तरह से एडजस्ट किया जाता है, यहाँ पर जो पानी निकलेगा, यहाँ से जो पानी आएगा तो वो तो यहाँ निकलेगा, फिर यहाँ पर क्या करते हैं ये लोग दूसरे बम्बू को यहाँ पर रखते हैं और उसके सरफेस को क्या करते हैं, यहाँ पर ये जब पानी इसमें आएगा तो ये फिर क्या करेगा, ये पाइप की तरह काम करेगा। तो ये सब इसको कनेक्ट करते जाते हैं और ये जो प्रोसेस होता है क्या बोला जाता है इस प्रोसेस को बोला जाता है बम्बू ड्रिपिंग इरिगेशन मेथड, है ना। आते हैं नेक्स्ट, कर्नाटका में, जैसे राजस्थान में हमने खादीन्स बोला, कहाँ पर, जैसलमेर में। राजस्थान में हमने जोहाद भी बोला जिसको पोखर जो बोला जाता है। तो कर्नाटका में ही इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, कटास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कटास, है ना। इसके बाद तमिलनाडु जो है ये पहला ऐसा स्टेट बना जिसने रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड को सक्सेसफुली क्या किया, इम्प्लीमेंट किया, है ना। इससे पहले क्या हुआ, राजस्थान भी आया, वेस्ट बंगाल भी आया, इसके बाद हमारा क्या हुआ, हमारा तमिलनाडु भी आया बीच में, इसके बाद गुजरात भी आया। लेकिन इस सब में क्या हुआ कि तमिलनाडु एक पहला ऐसा स्टेट बना जिसने इसका यूज भी किया और उसको सही तरह से इम्प्लीमेंट भी किया, है ना। सो ये नहीं होना चाहिए कि राजस्थान हम लोग पढ़ें तो राजस्थान को टिक कर देंगे, क्योंकि राजस्थान मेजॉरिटी ऑफ आंसर में यहाँ पर राजस्थान जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जब बात पहले की होगी तो वो कौन सा होगा, हमारा रूफ टैप, हमारा रेन वाटर का जो हार्वेस्टिंग सिस्टम को अपनाने वाला होगा सक्सेसफुली, वो कौन सा होगा, हमारा तमिलनाडु, है ना। मतलब ये तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर घर के ऊपर में छत पर पानी को स्टोर किया जाता है, रेन वाटर के टाइप, है ना, जब वहाँ पर रेनफॉल होती है तो। और उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर एक पाइप से एक इंटर कनेक्शन क्या करके इसको ग्राउंड लेवल पर इसको कनेक्ट किया जाता है। ये जब ऊपर में छत है, ऊपर में छत पर पानी को जमा किया गया, इसके बाद छत से ही एक कनेक्शन किया गया पाइप का हमारे ग्राउंड सरफेस एरिया पे। ग्राउंड पर आने के बाद इसको अलग अलग हमारा जो कल होता है उस कल से क्या किया गया, इंटरलिंक किया गया। अब क्या हुआ, घर में कहीं पर आपको डोमेस्टिक यूज़ करना है तो आप इसका यूज़ कीजिएगा, अगर कपड़े भी खींचने हैं डोमेस्टिक यूज़ में तो आप अलग अलग मीन्स है तो आप इसी पानी को क्या कीजिएगा, यूज़ कीजिएगा। बहुत रिमोट एरिया होता है तो वहाँ पर इस वाटर को आपको पीने का भी काम किया जाता है। तो इस चीज़ों को आपको ध्यान से रखना है। इस चैप्टर में हमारा जो है बस इतना ही है। इसमें एक चीज़ आपको ध्यान से रखना है कि आपका जो इस चैप्टर में हमने जो अभी डैम्स के बारे में बोला है, इस डैम्स को अच्छे तरह से आपको क्या करना है, लर्न करना है। इसके साथ आपको क्या करना है, इसको आपको मैप में आपको खोजना है। अगर नहीं मिलता है तो आप गूगल का भी आप हेल्प ले सकते हैं, उसके बाद आप मेरी हेल्प लीजिए, लेकिन पहले ट्राई कीजिए कि आप इसको खोजिए, है ना। अगर आपके पास एटलस है तो ठीक है, नहीं है तो बुक का यूज़ करें। अगर आपको क्लियर नहीं हो पाता है तो आप गूगल करें, लेकिन इस चीज़ को आप पहले सॉर्ट आउट करें, क्योंकि यहाँ से जो होगा इस बार बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चन आना है। ये पिछले बार भी, अभी भी, इस बार भी आए हैं और इस बार भी आना है ना। तो यहाँ से 100% गारंटी कि इस चैप्टर में से यहीं से क्वेश्चन आएगा, ये 100% इस चीज़ का गारंटी है ना। इस चीज़ को ध्यान से रखना है। चैप्टर्स को पढ़िए, आप लोग कोशिश करिए कि जहाँ पर दिक्कत हो उसको आप क्या करें, उस प्रॉब्लम को दूर किया जाए। और इसके बाद जहाँ भी दिक्कत होता है तो आप मुझे फिर से क्या कर सकते हैं, मुझे आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करिएगा कि आपको इस वीडियो से कंसेप्ट को क्लियर हुआ या नहीं हुआ क्लियर, है ना। क्योंकि मेरी अब कोशिश यही है कि किसी भी तरह से आपके दिमागों में ये टॉपिक्स को इस तरह से कवर किया जाए, आप ऐसे समझाया जाए कि एग्जामिनेशन में आपका किसी भी तरह से क्वेश्चन जो हो आप उसको अच्छी तरह से आंसर राइटिंग लिख सकें, है ना। इस वीडियोज़ में हम लोग इतना ही करते हैं और अगले वीडियोज़ में हम लोग हो सकता है कि कुछ नए टॉपिक्स के साथ आगे बढ़ें। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जितना हो सकता है शेयर करिए, क्योंकि शेयर करिएगा तो ये एजुकेशन एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत लोगों को इससे मदद मिलेगी। तो इस लॉकडाउन में आप भी बहुत लोगों की मदद कर सकते हैं, है ना। शेयर करिए जितना हो सकता है, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, तभी आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।